नमस्कार विद्यार्थियों। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में ई कंटेंट की ऑनलाइन लाइव क्लासेस में मैं मीनू तंवर आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में हम विशेष रूप से बात करेंगे हम क्रिया क्या होती है और समाजशास्त्र में क्रिया का क्या महत्व है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, आप सभी ने बचपन में व्याकरण में पढ़ा है क्रिया, जिसको कि हम ये देखते हैं कि क्रिया में क्या होता है, कार्य करने की स्थिति को पाया जाता है। जैसे हम चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा खाना खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मतलब जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाता है वो क्रिया होती है। अब हम समाजशास्त्र के अंदर यदि क्रिया को देखते हैं तो समाजशास्त्र के अंदर मैक्स वेबर ने क्रिया के सिद्धांत को एक समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन बिंदु माना है। साथ ही वेबर की जो थ्योरी है सोशल एक्शन के ऊपर, वो उनकी एक पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर आपने क्रिया के सिद्धांत को दिया है। आपने जो क्रिया का सिद्धांत दिया है आपने उसकी एक वैज्ञानिक व्याख्या की है और आपने क्रिया को बताया है कि क्रिया जो है वो दो व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कि आप जो कार्य कर रहे हैं उससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अकेली जा रही हूँ कहीं पर, ठीक है, मैं जा रही हूँ, अगर हम वैसे देखें तो ये क्रिया है, किंतु समाजशास्त्र में क्या है कि इस क्रिया का कोई मतलब नहीं है। किंतु यदि मैं किसी उद्देश्य को लेकर जा रही हूँ या जाते हुए मुझसे कोई बात कर रहा है या दूसरे व्यक्ति, मेरी जाने से कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहा है या मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, तो वेबर के अनुसार वह सामाजिक क्रिया है। दुर्खिम ने भी सामाजिक तथ्यों के अंदर क्रिया की व्याख्या की है। इसके अलावा वेबलिन, कॉमन्स, मैकाइवर, कार्ल मानहिम, पार्सन्स, मर्टन, सी राइट्स मिल, ये बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने क्रिया की वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या की है। किंतु हम आज यहाँ पर जो क्रिया कर रहे हैं वो हम मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया की को परिभाषित कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को किस तरीके से प्रभावित किया है या परिभाषित किया है। तो आपने बताया है कि क्रिया में वो सारे मानवीय व्यवहार होते हैं जिसके कारण क्रिया करने वाला जो व्यक्ति होता है वो किसी न किसी रूप से जुड़ा होता है और इसमें जिसके साथ वो क्रिया कर रहा है उसके साथ भी उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। यदि विशेष रूप से हम क्रिया की परिभाषा को यदि देखते हैं तो सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए वेबर ने बहुत ही अच्छे शब्दों में इसकी व्याख्या की है और कहा है कि किसी भी क्रिया को हम सामाजिक क्रिया तभी कह सकते हैं जबकि इस क्रिया करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। मतलब जब तक आप प्रभावित नहीं होते हैं जब तक वो क्रिया नहीं कहलाती। जैसे मान लीजिए आप दो व्यक्ति हैं, एक ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया और दूसरे व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो चुपचाप चला गया, तो वो क्रिया नहीं है। किंतु यदि वही, जैसे मान लीजिए एक ने थप्पड़ मारा और दूसरे ने भी गुस्से में आकर, क्रोध में आकर उसको थप्पड़ मार दिया या गाली गलौज किया, तो वो जो है वो क्रिया है। तो वेबर के अनुसार क्रिया क्या हो गई कि वेबर कहते हैं कि जो भी क्रिया किसी दूसरे व्यक्ति को जब प्रभावित करती है तो वो सामाजिक क्रिया होती है। चलिए अब बात करते हैं कि सामाजिक क्रिया की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। सबसे पहली विशेषता है कि सामाजिक क्रिया जो है वो दूसरे व्यक्ति को
प्रभावित करती है, ये मैंने पहले भी कहा, और साथ ही साथ वो उसके पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को, तीनों को प्रभावित करती है। ठीक है, मतलब आपको केवल जो है ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति से हम मिले और हम भूल गए, बहुत टाइम बाद जब हमें वो मिला और हमने उसको कहा कि अरे अपन वहाँ मिले थे, ऐसा हुआ था, तो वहाँ पर जो है वो क्रिया हो जाती है। साथ ही जैसे मान लीजिए आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए पहले से आप काम कर रहे हैं, किंतु वो आपकी एक आपका फ्यूचर का प्लान है और उसके लिए आप अभी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपकी क्रिया है। देखिए सेकंड पॉइंट लिखा है कि हर प्रकार की क्रिया जो है वो सामाजिक क्रिया नहीं होती। कैसे नहीं होती, मतलब आप ऐसी चीज़ों के साथ क्रिया कर रहे हैं जो कि बिल्कुल बेजान है, निर्जीव है, उनके साथ यदि क्रिया कर रहे हो, पेड़ों के साथ, पेड़ को काट रहे हो या कुछ और कार्य कर रहे हो, मतलब जड़ पदार्थ और बेजान पदार्थों के साथ की गई क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। किंतु अगर आप किसी जिंदा व्यक्ति के साथ यदि क्रिया कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम मंदिर गए, मंदिर में हमने पंडित जी को प्रसाद दिया, प्रसाद उन्होंने चढ़ाया और वापस उन्होंने हमें दिया, तो वो जो है वो सामाजिक क्रिया है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट आप देखिए, प्रत्येक प्रकार का मानवीय संपर्क जो है वो सामाजिक संपर्क नहीं होता। एवरी टाइप ऑफ ह्यूमन कंटेंट इज नॉट सोशल, मतलब हर व्यक्ति के साथ आप कांटेक्ट में आते हो तो वो जो है सामाजिक क्रिया नहीं कहलाती है। जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं, दो व्यक्ति सड़क पर गए और एक दूसरे से बिना हलो करे और चले गए, वो सामाजिक संपर्क नहीं है। किंतु यदि वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, हलो करते हैं, मुस्कुराते हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है, मतलब यूं कह दीजिए कि एक सिंबॉलिक इंटरेक्शन करते हैं आपस में एक दूसरे से, तो वो संपर्क जो है सामाजिक क्रिया होता है। साथ ही साथ सामाजिक क्रिया नकल नहीं होती। देखिए एक जैसी क्रिया को कभी भी आप सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते। ठीक है, तो मतलब जैसे मान लीजिए नकल करिए, आपने बहुत बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि एक बंदर जो है वो कैप्सिलर की टोपी लेकर और ऊपर चले जाते हैं, तो अब वो कैप्सिलर कैसे ले, तो कैप्सिलर ने क्या किया, अपनी टोपी जो है वो फेंक दी और बंदरों ने भी अपनी टोपी फेंक दी, तो वो नकल हो गई एक तरह से। तो वो जो क्रिया है वो सामाजिक क्रिया नहीं कहलाती। एक जैसी की जाने वाली क्रियाएं सामाजिक क्रिया नहीं होती। नेक्स्ट अपन फिफ्थ पॉइंट पे आ रहे हैं, अनुकरणात्मक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती। मतलब इससे मतलब है कि केवल हम जब दूसरों की क्रियाओं का सिर्फ अनुकरण ही करते हैं तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होती है। हमें क्या करना है, अर्थपूर्ण रूप से संबंधित रहना है उस व्यक्ति से। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम नदी में तैरते समय जब कोई व्यक्ति तैरने वाले व्यक्ति की नकल करके सीखता है तो वो सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि नकल करने वाले का जो कार्य है वो आगे तैरने वाले व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके अंदर है कर्ता और प्रतिकर्ता का होना आवश्यक होता है सामाजिक क्रिया के अंदर, क्योंकि जब तक एक अकेला व्यक्ति क्रिया करेगा तो वो क्रिया नहीं कहलाएगी, उसका प्रतिकर्ता भी होना चाहिए, रिएक्शन भी होना चाहिए। हर एक्शन का रिएक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ये दोनों एक्शन और रिएक्शन नहीं होंगे तब तक वो क्रिया नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट, परिस्थिति, सिचुएशन होनी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि एक विशेष स्थान, विशेष समय पर की गई क्रिया जो है वो सामाजिक क्रिया कहलाती है। साथ ही साथ हमारे वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं और सिंबल्स हैं, वो भी सामाजिक क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसीलिए हमें सामाजिक क्रिया जो है इन सभी चीज़ों से, मतलब हम दूसरा व्यक्ति प्रभावित होना चाहिए, एक सिचुएशन होनी चाहिए, एक्शन रिएक्शन होना चाहिए, नकल नहीं होनी चाहिए। जब ऐसी क्रियाएं होती हैं तो वो सामाजिक क्रियाएं कहलाती हैं। चलिए अब बात करते हैं सामाजिक क्रिया के प्रकारों की। 4 तरह के प्रकार मैक्स वेबर ने बताए हैं।
रैशनल एक्शन, वैल्यू ओरिएंटेड रैशनल एक्शन, और जो है इफेक्चुअल एक्शन और ट्रेडिशनल एक्शन। अब हम बात करते हैं पहले कि तार्किक क्रिया जो फर्स्ट है, तार्किक क्रिया कौन सी होती है। तो ये क्या है, इसका संबंध किसी लक्ष्य से होता है। जैसे मान लीजिए एक पुल का निर्माण करते समय जो है एक इंजीनियर बहुत उसमें लॉजिक लगाता है या देखता है कि ये कैसे बनेगा, कितना आएगा, कहाँ से इसमें कमी करनी है, कहाँ से इसमें ज़्यादा, तो बहुत चीज़ों का वो लॉजिक लगाता है, तब जाकर वो पुल बना पाता है। तो उससे रिलेटेड जो भी कार्य करता है वो तार्किक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट जो है उन्होंने बताया है इसके अंदर कि मूल्य अभिमुखन क्रिया, मतलब ऐसी क्रियाएं जिनके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है, किंतु साथ साथ एक मूल्यांकन रूप से हम जब अध्ययन करते हैं किसी क्रिया का, तो वो मूल्य अभिमुखन तार्किक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है भावात्मक क्रिया। भावात्मक क्रिया कौन सी होती है? ये एक ऐसी क्रिया होती है बच्चे जिसमें भावात्मक क्रिया से मतलब है हमारे उद्वेग क्या होते हैं, हमारी क्रोध हो गया, दया हो गई, सहानुभूति हो गया, प्रेम हो गया, इनसे प्रभावित होकर जब हम कोई क्रिया करते हैं तो वो हमारी भावात्मक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है पारंपरिक क्रिया। मैक्स वेबर ने जो है सामाजिक क्रिया का चौथा और अंतिम प्रकार पारंपरिक क्रिया बताया है। इसे ट्रेडिशनल एक्शन भी कहते हैं, और ये क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो लंबे समय से हमारे चली आ रही हैं, और उनसे जो है हम बदल नहीं, जैसे हमारे मूल्य हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, इनको हम बदल नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए शादियों में हम जाते हैं तो हम गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, तो ये सब जो क्रियाएं होती हैं वो पारंपरिक क्रिया। क्योंकि क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि हमारे जो है पहले लोग देते आए हैं। पारंपरिक क्रिया में प्रेम, दया, घृणा आदि संवेगों का कोई स्थान नहीं होता। ये वाली जो क्रियाएं होती हैं वो व्यक्ति की जनरीतियों से बनती हैं, प्रथाओं से बनती है, रूढ़ियों से बनती हैं और परंपराओं से बनती हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिया है। मैक्स वेबर ने ये 4 क्रियाओं के प्रकार बताए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि मैथड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया को समझने के लिए कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो सबसे पहला जो मेन है सामाजिक क्रिया को समझने के लिए, वो 2 विधियां होती हैं। पहली रैशनल मेथड और दूसरा इमोशनल मेथड। रैशनल मेथड मतलब बौद्धिक विधि, मतलब ये एक ऐसी सामाजिक क्रिया होती है जिसको समझने के लिए हमें बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है, इस कारण हम इनको बौद्धिक विधि कहते हैं। और दूसरी जो क्रिया है भावात्मक क्रिया, वो एक ऐसी क्रिया है, ये भावना प्रधान होती है, इसमें कोई बुद्धि का तर्क का कोई स्थान नहीं होता, किंतु ये भावात्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो यदि मान लीजिए एक व्यक्ति डाकू या अपराधी बनकर अपराध के कार्यों में संलग्न हो जाता है, तो इस क्रिया को समझने के लिए हमें तार्किकता की जगह भावात्मकता का ज़्यादा, क्योंकि लॉजिक तो इसमें कहीं है ही नहीं कि डाकू क्यों बना, क्योंकि उसके परिवार वाले बने होंगे या वो किसी कारण से बन गया होगा। तो इसमें इमोशनल मेथड आ जाते हैं। बौद्धिक विधि को ही हम आगे 2 भागों में और डिवाइड कर देते हैं। जैसे लॉजिकल मेथड, ये जो लॉजिकल मेथड है वो तर्क पर आधारित होता है, और इसमें बहुत सारी क्रियाएं जो हैं वो तर्क पर आधारित होती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहता है। कोई बच्चा जो है वो इंजीनियर मैथ्स पढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि वो इंजीनियर बनना चाहता है। तो हम किसी उद्देश्य से किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं। साथ ही साथ एक और मेथड इन्होंने बताया, मैथमेटिकल मेथड। ये वो मेथड होता है जिसको कि हम गणित के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे हम कहें 5 और 4 9 होते हैं, तो वो 9 ही होंगे। ठीक है, उन पर किसी भावना का या उसको 9 की बजाय वो 8 नहीं होंगे, 7 नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक एक्यूरेट मेथड होता है। विशेष रूप से साइंस में, मैथ्स में ये मेथड ज़्यादा काम आता है।
अब भावात्मक विधि का हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि एक है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। ये क्या मेथड होता है कि इसमें क्या है कि हम बहुत सारी क्रियाएं अवलोकन के माध्यम से समझने लग जाते हैं, देख कर समझते हैं, छू कर समझते हैं, महसूस करके समझते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं वो प्रत्यक्ष अवलोकन, जिनको हम देख कर समझते हैं। और एक है एक्सप्लेनेटरी मेथड। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी क्रियाओं को हम देखकर भी नहीं समझ पाते और उन्हें समझने के लिए फिर हमें उनकी व्याख्या करनी पड़ती है कि इस क्रिया के पीछे क्या कारण है, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या हम ऐसा करते तो ये हो जाता। जैसे मान लीजिए एक छात्र है, वो बहुत परिश्रम कर रहा है। वो परिश्रम क्यों कर रहा है, वो मेहनत क्यों कर रहा है, वो पढ़ाई इतनी ज़्यादा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अच्छे नंबर लाना चाहता है। अब अच्छे नंबर क्यों लाना चाह रहा है? क्योंकि वो एक अच्छी नौकरी पाना चाहता है। अच्छी नौकरी वो क्यों पाना चाहता है? क्योंकि वो आगे एक अच्छा परिवार चलाना चाहता है, अपने माता पिता को हेल्प करना चाहता है, अपनी फैमिली को हेल्प करना चाहता है। तो वो क्या हो जाती है? व्याख्यात्मक क्रिया, जिसके अंदर वो बहुत सारे जो भी क्रिया कर रहा है उसको प्रभावित करने के लिए बहुत सारे कारणों को भी साथ में वो देख कर चल रहा है। तो इस तरीके से हम सामाजिक क्रिया की व्याख्या जो है वो इन तरीकों से समझ सकते हैं और ये उसके मेथड हैं। वैसे तो वेबर की जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है और इसकी एक अपनी महत्वता है, किंतु फिर भी यदि हम इसकी आलोचनात्मक दृष्टि से इसका हम सर्वेक्षण करें या आलोचनात्मक दृष्टि से यदि हम देखें या मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वेबर ने सामाजिक क्रिया को मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं और शब्दों द्वारा परिभाषित किया है। मतलब भावात्मक क्रिया इसका प्रणाम है। जो अपन ने प्रकार किए उसमें मैंने आपको भावात्मक क्रिया बताई है, वो इसका प्रमाण बताते हैं और वो ये कहते हैं कि उनकी क्रियाओं में मनोवैज्ञानिकता ज़्यादा है और वैज्ञानिकता कम है। एक उन्होंने आलोचना करते समय एलन टॉरेन जो है वो ये कहते हैं कि वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने में असमर्थ है, क्योंकि वे क्रिया के सिद्धांत को अपने नॉर्म्स के अनुसार मानते हैं और इससे फिर क्या है, क्रिया की व्याख्या नहीं की जा सकती। और आगे चलकर क्या है कि उन्होंने इनका सही तरीके से उल्लेख भी नहीं किया है। इस कारण ये जो क्रिया है सामाजिक क्रिया की व्याख्या करने में असमर्थ है। बहुत सारे आलोचक ये भी कहते हैं कि ये एक सामाजिक क्रिया एक सिद्धांत ना होकर एक विधि है, एक नियम ना होकर एक विधि है और इसको हम सिद्धांत की श्रेणी के अंदर नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो है आलोचक कहते हैं कि जो वेबर ने क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं और उसमें अंतिम क्रिया बताई है पारंपरिक क्रिया या जिसको हम ट्रेडिशनल एक्शन कहते हैं, उसमें लॉजिक नहीं है। एक तरफ तो मैक्स वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में वैज्ञानिकता है और दूसरी तरफ वो भावात्मकता को भी महत्व दे रहे हैं। तो आलोचक क्या कर रहे हैं कि जो उनकी पारंपरिक क्रिया है उनमें तार्किकता का पूर्णतया अभाव है, वो ऐसा कह रहे हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अंतिम आलोचना की कि ये अपूर्ण और अस्पष्ट वर्गीकरण है। वो ये कहते हैं कि पूरी तरह से जो है सही व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के कई आधारों और प्रकारों का उल्लेख करके ये स्पष्ट कर दिया है कि वेबर का वर्गीकरण अधूरा है। बहुत सारे लोग अस्पष्ट भी कहते हैं वेबर के वर्गीकरण को, क्योंकि वो ये कहते हैं एक ही क्रिया के अंदर लॉजिक भी हो गया, तार्किकता भी होगी, भावात्मकता भी होगी, मूल्यांकनात्मकता भी हो गई और परंपरा भी होगी। तो मतलब एक ही तरह की क्रिया में बहुत अधिक जो है उन्होंने वर्णन कर दिया है। तो ये जो वर्गीकरण किया है वो अस्पष्ट है और ये समझ में नहीं आता है कि हम सामाजिक क्रिया को किस प्रकार की क्रिया माने।
बहुत सारे लोग जैसे मर्टन की यदि बात करें तो वो वेबर की क्रिया की आलोचना करते हुए कहते हैं कि ये एक बहुत ही लघु स्तरीय क्रिया है और समाज का वृहद स्तर पर यदि हम वर्णन करें तो इससे नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें तर्क का अभाव है, इसमें इमोशंस ज़्यादा हैं, इसमें सेंटिमेंट्स ज़्यादा हैं। तो इस कारण जो है इसकी आलोचना करते समय लोग कहते हैं कि वेबर ने नकारात्मक विश्लेषण पर बहुत अधिक जोर दिया है। तो बहुत सारे आलोचक हैं। देखिए, किसी भी कार्य का आलोचना होना भी एक जरूरी होती है ताकि उसके बारे में सही और स्पष्ट जानकारी मिले। किंतु वेबर का जो ये सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। समाजशास्त्र के अंदर उनके इस सिद्धांत की बहुत महत्वता है। इतनी आलोचनाओं के बाद भी जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है मैक्स वेबर का, इसका काफ़ी महत्व है। सामाजिक क्रियाएं जो होती हैं वो एक समाज का निर्माण करती है, विकास करती है और समाजशास्त्र के अंदर वेबर की इस सामाजिक क्रिया का एक बहुत बड़ा योगदान है जिसको कि हम भुला नहीं सकते। आशा करती हूँ आपको मैक्स वेबर की ये थ्योरी जो है वो समझ में आई होगी और इसी के साथ धन्यवाद।